सर जय हिंद। लेफ्टिनेंट जनरल संजय कुलकर्णी सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद थैंक यू। राजेश, ऑलवेज अ प्लेजर आपके साथ। थैंक यू सर, आपने समय दिया, शुक्रिया इसके लिए। दरअसल ईरान, अमेरिका, इजराइल की जंग पर मैंने आपके साथ बातचीत करनी थी। छठा दिन है सर, 1000 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और अभी भी जंग जारी है। ईरान की तरफ से भी हमले हो रहे हैं, इजराइल अमेरिका की तरफ से भी हवाई हमले दोनों तरफ से जारी हैं। इस बीच सऊदी, यूएई भी अब ईरान से आने वाले ड्रोन्स का जो है उनको अटैक कर रहे हैं, उनको गिरा रहे हैं। किस तरफ इस 6 दिन के बाद किस तरफ आप इस जंग को जाता हुआ देख रहे हैं, और क्या वाकई में अमेरिका, इजराइल हवाई हमलों से इजराइल को घुटनों के बल ला सकते हैं? कोई पॉसिबिलिटीज की दिख रही है सर? बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। सबसे पहले तो मैं कहूंगा कि ये हम लोगों ने, कम से कम मैंने तो नहीं सोच पाया था कि ईरान जो है इस तरह का पलटवार करने की काबिलियत रखता है। बिकॉज जिस प्रकार से उन्होंने जोश, जज्बा, जुनून दिखा करके पलटवार किया, और खासकर जिस प्रकार से उन्होंने अमेरिका के साथ खड़े होने की टक्कर ली, जब कि अगर अब देखा जाए तो ईरान के पास आज की तारीख में उनकी टॉप लीडरशिप खत्म हो चुकी थी। उनके पुराने जो सुप्रीम लीडर थे खामेनी, उनके बेटे जो है मुश्तबा जो है अब सुप्रीम लीडर नियुक्त किए गए हैं। उनके जो टॉप लीडरशिप है आईआरजीसी की, उनकी फौज की, उनकी नेवी की, वो सब खत्म हो चुके हैं। उनकी जो नेवी है तकरीबन तकरीबन मैं कहूँगा खत्म हो चुकी है। उनकी जो हवाई स्पेस है ईरान का, उसके ऊपर पूरा काबू कब्जा अमेरिका और इसराइल का है। लेकिन इसके बावजूद भी ईरान के पास जो कहा जाता है, कोई बोलता है 3000, कोई बोलता है 5000, कोई बोलता है 10,000 तक इनके पास मिसाइलें हैं। उम्मीद की जाती है कि तकरीबन 5000 मिसाइल्स और 1000 से ज्यादा ड्रोन अभी तक ईरान ने फायर किए हैं, जिसका नुकसान जो होना चाहिए था वो नहीं हो पाया है। क्योंकि जो एयर डिफेंस की काबिलियत 19 एयर बेसिस जो अमेरिका के मिडिल ईस्ट में है, प्लस आयरन डोम की काबिलियत जो इसराइल के पास है, प्लस उस 12 दिन की पिछले युद्ध के बाद जो तैयारी सबने की थी, ये समझ करके कि इस तरह की नौबत आएगी, और पिछले 1.5-2 महीने से लगातार जिस प्रकार से अमेरिका धीरे धीरे करके ईरान को घेर रहा था वेनेजुएला के बाद, तो ये साफ जाहिर हो रहा था कि ये तो होना ही था, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जिस प्रकार से ईरान अपने आप को मैं कहूँगा कई बार ऐसे लगता है जैसे कि जब दिया बुझता है तो बुझने से पहले बहुत ज्यादा रोशनी देता है और उसके बाद वो बुझ जाता है। कितना भी हो, कितना भी जोश हो, कितना भी जज्बा हो, जुनून हो, लेकिन एक उसकी भी हद होती है। और वो हद, जब तक आपके पास मिलिट्री इक्विपमेंट वो ना हो और इतने सालों से सैंक्शन आप झेल रहे हो, तो आपके पास जी। अमूमन इतना भी हो नहीं हो सकता है। तो मुझे नहीं लगता है कि ईरान अब जो है, ऐसे मेरा अंदाजा है कि अगले 72 घंटे के अंदर ये साफ जाहिर हो जाएगा कि दूध का दूध और पानी का पानी। यानी कि क्या ट्रंप जो कह रहे हैं कि 4 से 5 दिन तक, 4 से 5 हफ्ते और ये युद्ध चलेगा, या उनका मकसद ये है कि पूरा ही तेहरान को गाजा बनाने का है या क्या है। पर जब तक ईरान को शायद अब सोचना पड़ेगा, और नए सुप्रीम लीडर के नीचे कि तो जो उन्हीं के लड़के थे, तो उनको तो सबका ज्ञान है, आईआरजीसी का पूरा सपोर्ट है उनको, कि क्या वो लड़ना चाहेंगे या बातचीत के द्वारा इस मसले को हल करना चाहेंगे। राजीव, लेकिन क्या जो एम अमेरिका लेकर चल रहा है, रेजीम चेंज की बात है, न्यूक्लियर की बात है, मिसाइलों की बात है, और उससे भी बड़ी बात जो जमीन के नीचे खजाना है, तेल है, उसके ऊपर ट्रंप साहब की नजर है डॉलर को मजबूत करने के लिए। क्या जब तक आप फुट ऑन द ग्राउंड्स नहीं उतारेंगे, जब तक आप आईआरजीसी को खत्म नहीं करेंगे, ईरान की सेना के साथ आप लड़ेंगे नहीं, तब तक क्या हवाई बम्बार्डमेंट से ये चीजें अचीव की जा सकती हैं सर? देखिएगा, ये जो आप कह रहे हैं ये बिल्कुल ठीक है, और यही कारण है कि जिसके लिए मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं पर इन्होंने उसकी पूरी तैयारी कर रखी है। और कुर्दिस्तान को लेकर के वहां पर मुझे लगता है एक तरीके से इंजीनियर है। और जो ईरान है उसमें तकरीबन 60% आबादी पारसियों की है, जो पर्शियन बोलते हैं।
तकरीबन 12-12.5% आबादी कुर्दों की है, तकरीबन उतने ही 10 से 12% आबादी अजीरों की है जो अजरबैजान के हैं, 4 से 5% आबादी बलूचियों की है। तो कुर्द जो लोग हैं, जिनको हर हमेशा अपनी आजादी के लिए ऑटोमन एम्पायर जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जिसका खात्मा हुआ, उसके बाद कुर्द जो है उनकी जो उनका उन्हें लग रहा था कि उनके अस्तित्व को जो है उसको दफनाया गया, जिसके कारण जिसमें तुर्की ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया, क्योंकि कमाल अतातुर्क ने ओटोमन एम्पायर के बाद वहां पे कमान संभाली। वहां पे ईरान ने उनको पलने फूलने नहीं दिया, उधर सीरिया इराक ने पलने फूलने नहीं दिया। तो कुर्दिस्तान जो है एक जो जिसके बीच में एक जबरदस्त आक्रोश है, वो आक्रोश का फायदा अमेरिका उठा रहा है। और अमेरिका अब बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं है, और लेकिन पूरे आसमान पे उसका बोलबाला है। अब धीरे धीरे करके मुझे लगता है समुद्र में भी उसका बोलबाला हो जाएगा, तो स्टेट ऑफ हॉर्मुज भी खुल जाएगा 100%। तो ऐसे इसमें बूट्स ऑन ग्राउंड नहीं रखने के कारण जो आप प्रॉब्लम खड़ी कर रहे हैं, तो वो कुर्दिस्तान जो कुर्द लोग हैं वो ही उठ करके अब लड़ना शुरू कर रहे हैं। तो वो अगर लड़ना शुरू करते हैं तो IRGC जिसके क्योंकि जो तकरीबन जिसकी अपनी एयरफोर्स है, अपनी आर्मी है, अपनी नेवी है, अपना इंटेलिजेंस है, और जो वहां पे पूरा इंटरनल सिक्योरिटी के भी उसके ही आर्म्स है, और वो ही सुप्रीम कमांडर का दाहिना हाथ है, तो उनके ऊपर जबरदस्त जोर पड़ेगा। क्योंकि वो अब उन्होंने उनका दूसरा फ्रंट खोल दिया अमेरिका ने कुर्द के साथ लड़ने के लिए। तो अगर वो भी फ्रंट खुला है तो बूट्स ऑन ग्राउंड तो ऑटोमेटिकली अमेरिका के नहीं होंगे, तो उन्हीं के अंदरूनी ही इंप्लोजन होकर के एक दूसरे से लड़ना वो शुरू करेंगे। जिससे कि जैसे सीरिया में अमेरिका ने किया, अल असद चले गए रशिया में, और अल शहर जो है उनके जो नए राष्ट्रपति है वो कल तक तो आतंकी माने जाते थे, आज वो सीरिया के राष्ट्रपति हैं। तो वैसे ही कुछ यहाँ पर भी होने की उम्मीद लगा सकते हैं। तो काफी कुछ फ्लेक्स है। मुझे लगता है हम लोगों ने 72 घंटे, एक हफ्ता अधिक देना चाहिए, क्योंकि जिस प्रकार से ईरान बार बार कह रहे हैं कि हमने 600 अमेरिकन सैनिक मार दिए, और उनकी प्रेस ब्रीफिंग में व्हाइट हाउस के आते 3 या 4 या 5 ही अमेरिकन सैनिक मारे गए हैं। तो पहला ही एक मैं कहूँगा कैजुअलिटी जो होता है लड़ाई में, वो है सच्चाई। अब सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, दूध का दूध और पानी का पानी तो हफ्ते भर में शायद पता चल जाए। एक सवाल और एक सवाल इस मुद्दे से और जुड़ा हुआ, क्योंकि मैं देख रहा था कि इराक के खिलाफ भी इसी प्रकार का एक प्रोपोगंडा, केमिकल, बायोलॉजिकल वेपन्स को लेकर अमेरिका ने, ब्रिटेन ने किया, और सद्दाम हुसैन को आपने फांसी पर लटका दिया। उसके बाद आप कहते हैं कि वहां पर कुछ नहीं मिला, ब्रिटेन ने तो माफी तक उसके लिए मांगी। अब मैं देख रहा था कि 2004 से ही इजराइल ये हल्ला कर रहा था कि ईरान 15 दिन के अंदर न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा, ईरान न्यूक्लियर वेपन्स बनाने के करीब है। 2004 से ये चीजें शुरू हो गई थी, 2026 आ गया, अभी तक ईरान न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बना पाया। कहीं ऐसा ना हो कि इस जंग के 10 साल बाद भी कुछ ऐसा ही हो कि भाई कोई न्यूक्लियर वेपन्स नहीं थे, लेकिन तेल पर अमेरिका की नजर थी, तो अमेरिका और इजराइल ने मिलकर वहां पर एक ऐसा कॉवर्ट ऑपरेशंस कर दिया। कैसे आप देख रहे हैं सर, क्योंकि अमेरिका का इतिहास कुछ ऐसा ही रहा है। राजेश, आपने सबसे अहम मुद्दा उठाया है। इसमें कोई शक नहीं कि तेल के ऊपर नजर है, कहीं पे निगाहें, कहीं पे निशाना, इसमें कोई शक नहीं। क्योंकि तेल जो है ईरान के पास, उसके पास भंडार है, वेनेजुएला के पास विश्व का तीसरा सबसे बड़ा भंडार उधर है। तो अगर आप देखें जिस तरीके से भंडार इनके पास तेल का है, लेकिन उस तेल के ऊपर जो जिसका उसका इस्तेमाल चीन कर रहा था, 85% तेल वेनेजुएला से चीन उठा रहा था। $400 अरब का 30 साल का ट्रेड ट्रीटी दस्तखत हुआ है चीन का ईरान के साथ। यानी कि ईरान तेल उठाएगा, चीन तेल उठाएगा ईरान से, और पैसे किस में देगा? डॉलर में नहीं होंगे, वो उनकी करेंसी में, और जो आपको चीन से सामान चाहिए वो उसको सामान देंगे। यानी कि यू स्क्रैच माय बैक, आई स्क्रैच योर। और ऐसे हालात में अमेरिका को ये चीज पसंद नहीं है। अमेरिका ये कह रहा है हमें तेल देने में कोई ऐतराज नहीं है, हमारे को इस तेल की जरूरत नहीं है, हमारे पास तेल काफी है, लेकिन इस तेल के ऊपर कंट्रोल जो है वो अमेरिका का होना चाहिए।
नंबर 1। नंबर 2, इस तेल की बिक्री डॉलर पे होगी, ना कि आपके करेंसी पे होगी, क्योंकि अमेरिका डॉलर प्रिंट करता है जैसे कागज प्रिंट करता है, और उसका जी कोलैटरल जो है वो यही है, सबकी संधियां, कि भाई आप मेरा ही डॉलर के ऊपर खरीदोगे। तो अगर मैं कोई अपना पैसा देता हूं तो वो कहेगा नहीं, इसको आप डॉलर में कन्वर्ट करो और आप दो। अगर मैं कहता हूँ कि भाई मेरे 92 रुपए हैं, ये लो 92 रुपए मेरा, वो बोलते हैं ना मुझे $1 दो, जी मुझे $1 चाहिए, मुझे 92 रुपए नहीं चाहिए, मुझे $1 दे दो। तो बिल्कुल ये जो अमेरिका जबरदस्ती कर रहा है पूरे विश्व भर में, जिसका जो मैं कहूंगा फाउंडेशन हेनरी किसिंजर ने ले किया सऊदी अरेबिया के साथ। और सऊदी अरेबिया को जब तेल आया, और सऊदी अरेबिया में जो तरक्की आज हम देख रहे हैं पूरे मिडिल ईस्ट में, ये तरक्की डॉलर के कारण हुई। कि अमेरिका ने कहा कि आप सब तेल बेच सकते हैं, आपके तेल के बेचने में हमारे को कोई बंदिश नहीं है, पर तेल बिकेगा डॉलर में बिकेगा। अगर वो है तो आप हमारे साथ है, नहीं है तो मुश्किल है। तो जैसे आपने दूसरा प्रश्न उठाया सद्दाम जी हुसैन के माफी, सद्दाम हुसैन अगर देखें तो ये अमेरिका का ही आदमी था, अमेरिका का ही आदमी उन्होंने उधर बिठाया था इस मकसद के लिए। पर लेकिन तेल के ऊपर जब उन्होंने अपनी सोच शुरू कर दी तो उनको हटा दिया गया। बिल्कुल वैसे ही ईरान में भी हुआ। शुरुआत में ये तेल की पूरी जिम्मेवारी यूके की थी, पर जब तेल यहाँ पर नेशनलाइज हुआ और उसके बाद भी जी चार राजा पहलवी आए और मोहम्मद राजा पहलवी आए, और फिर उनको 1979 में हटाया गया। और 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद वहां पे फिर 1980 से लेकर के 1988 तक 1988 तक इराक और ईरान का युद्ध हुआ, जिसमें फिर हमने देखा क्या हुआ। तो ये जो है लगातार इस तरह की जो कार्रवाई है, लेकिन इसमें कोई शक नहीं कि जिस तरीके से हम कहते थे कि सद्दाम हुसैन के पास तो खोदा पहाड़ निकली चुहिया, कुछ भी नहीं निकला, सद्दाम हुसैन की गई जान, ऐसे इधर नहीं है। ईरान के पास न्यूक्लियर है, वो खुद भी कहते हैं। और यही नहीं, जो मोहम्मद राजा पहलवी, जो जिनके बेटे राजा पहलवी आज वॉशिंगटन में बैठे हैं, जब जी 1952 के आसपास एटम ऑफ पीस करके डॉक्टर आइजनहावर के नीचे पीटी दस्तखत की गई, जिसमें ईरान को अमेरिका ने ही न्यूक्लियर दिया, और पीसफुल पर्पसेस के लिए न्यूक्लियर दिया। तो वो जो पीसफुल पर्पसेस के न्यूक्लियर दिया ईरान को, तो मोहम्मद राजा शाह पहलवी ने गलती से कहे यार कुछ गड़बड़ हो गई। 1954 में 54 में उन्होंने इस बात का दावा किया कि आज हम बिजली पैदा कर रहे हैं, आज हम इससे एग्रीकल्चर और मेडिसिन का फायदा लेंगे, और कल हम इससे बम बनाएंगे। उन्होंने वो फिर अपना स्टेटमेंट वापस किया। 1954 की बात कर रहा हूँ, 53 54, जी जी आप तो 2004 की बात करें। तो जी जी लगातार ईरान जो है इस बात पे लगा रहा। और कंडोलीजा राइस ने भी कई बार अपनी किताब में लिखा है कि जब भी वो जाती थी सब जगह घूमने के लिए, तो सब कोई बोलता था कि ईरान ही उसका दुश्मन है, क्योंकि ईरान जो है वो शिया है और पर्शिया है, और ये जी अरब है और सुन्नी है। तो दोनों की सभ्यताएं अलग हैं, दोनों की भाषाएं अलग हैं, दोनों की सोच अलग है। तो ये दोनों एक दूसरे के दुश्मन हैं, और इन दुश्मनी को नजदीकी लाने में चीन ने मध्यस्थता की, जब एग्री चीन ने ईरान और सऊदी अरेबिया को बीच में संधि की कि दोनों दोस्त बन नहीं पाए। और आप देख रहे हैं अभी क्या हो रहा है। तो ये कहना कि ईरान के पास खुदा पहाड़ निकली चुहिया नहीं है, उनके पास चुहिया छुपी हुई है और बिल में है, नीचे है, और अमेरिका बहुत कोशिश कर रहा है निकालने के लिए। कहा जाता है कि अमेरिका ने उनके तकरीबन न्यूक्लियर का जो उनकी जो सोच थी, उस सोच को तो बिल्कुल ही नाकामयाब कर दिया। उसके पूरे आसमान के ऊपर उन्होंने पूरा ही अपना दबदबा मचा रखा है। और जिस तरीके से उनकी नेवल, जिस प्रकार से उन्होंने नेवी के सारे जो कार्रवाई हुई उनके शिप्स को बर्बाद वो करने भी के बाद, तो मुझे लगता है अमेरिका ने अब समुद्र के ऊपर, आसमान के ऊपर, जमीन पे कोर्स के द्वारा बूट्स ऑन ग्राउंड की जगह रिप्लेसमेंट अपने ला करके, और जिस प्रकार से लगातार मिसाइल साइट्स के ऊपर अब अमेरिका दबाव डाल रहा है। और जब जी तक ये ईरान मिडिल ईस्ट में सिर्फ अमेरिकन बेसिस के ऊपर हमला कर रहा था, तब तक किसी को शायद ऐतराज नहीं था। लेकिन अब जब उन्होंने मॉल्स के ऊपर, होटल के ऊपर, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, उनके आरएमको के रिफाइनरी के ऊपर, कतर के गैस मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर, तो उसके ऊपर जब हमला शुरू कर दिया, तो ये अरबी लोग भी अब फारसी के बरखलाफ हो गए। जो ओके इकट्ठे हम कह रहे थे
कि शिया सुन्नी पूरा उम्मा करके मिल करके लड़ेगा, तो उसमें फूट पड़ गई, क्योंकि इन्होंने उनकी जो तरक्की थी, उनकी तरक्की के ऊपर अपना मतलब हम तो डूबे सनम, उन्हें भी ले डूबेंगे वाले में तो ईरान अब मारा गया है, और अब ईरान को शायद इसकी सजा पानी पड़ेगी। अकेला ईरान पड़ गया। बस एक आखिरी सवाल है सर, छोटा सा सवाल, माफी चाहूंगा, लेकिन